Good morning, students. As you all know, that I was explaining the lesson Lost Spring in my last video. Today also we are going to continue with it. Till now we have seen that the author of the lesson, Anis Jung, is a social worker who empathizes with the slum dwellers and honestly depicts their pitiable lives. Further, she explains her meetings and conversation with the boy named Sahib, who was a rag picker. So now we are going to continue from page number 16. So, students, see the lines. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from where it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. Now, in these lines, Sahib is having a conversation with the author Anis Jung. He tells Anis Jung that sometimes when they scrounge the garbage, they are finding rupees in it. कभी कभी जब वो कूड़ा बीनते हैं तो उनको उसमें से नोट मिलते हैं. Once he got a 10 rupees note. तो जब कूड़ा बीनने से उनको नोट मिलते हैं तब उनके अंदर और ज़्यादा इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा बीने, न जाने अगली अटेम्प्ट में हमें कौन सी कीमती चीज़ मिल जाए. क्योंकि कीमती क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें, कोई सी भी चीज़ हो, क्योंकि वो लोग तो उसको ले जाके बेच देते हैं, तो बेचने से उनको पैसा मिलता है. तो उनके लिए कोई भी चीज़ कीमती हो सकती है जिसको बेचने से उन्हें मनी मिले. तो वो ये कहता है अनीस जंग से कि जब हम कूड़ा बीनते हैं और उसमें से हमें पैसे मिलते हैं तो हमारे अंदर ये दोबारा से इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा बीने जिससे कि हमें यूज़फुल आइटम्स मिलें. वो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा के लिए तो ये एक ज़िंदगी जीने का साधन है. कूड़ा बीनना उनके पेरेंट्स के लिए तो एक ज़िंदगी जीने का साधन है. लेकिन हम बच्चों के लिए जो है, कोई कोई चीज़ें जो होती हैं जो हमें कूड़े में से मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल निकल आती हैं. तो दे बिकम वंडरफुल फॉर अस. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. अब एक विंटर मॉर्निंग में अनीस जंग साहिब को पास ही के क्लब के गेट पे खड़ा हुआ देखती हैं. उनके पड़ोस में कोई क्लब होगा जहाँ पे लोग आते जाते होंगे, गेम्स खेलते होंगे. तो सुबह सुबह के समय अनीस जंग ने देखा कि साहिब जो है उस क्लब के फेंस्ड गेट, मतलब गेट के पास फेंस लगे थे, जो बाड़ा होता है ना, जैसे कि एनिमल्स नहीं चले जाएं, उसमें ना घुस जाएं, तो इसलिए वो फेंस लगा देते हैं. तो वो गेट के फेंस के पास खड़ा था. एंड ही वॉज वॉचिंग टू यंग मैन, और वो दो युवकों को देख रहा था. ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे. एंड प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे. आई लाइक द गेम, ही हम्स. हम्स का मीनिंग होता है टू स्पीक टू वन सेल्फ इन अ लो साउंड. तो अनीस जंग देखती हैं कि साहिब जो है वहाँ खड़ा हुआ है और अपने आप से बुदबुदाता है. आई लाइक दिस गेम. वो अपने आप से
हल्की आवाज में कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो फेंस के पास ही खड़ा हुआ गेम को देखता है। आई गो इनसाइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। अब जब अनीस जंग उसको वहां देखती हैं तो वो जाके उससे पूछ लेती हैं कि भाई यहाँ कैसे खड़े हो, तुम तो अंदर जा नहीं पाओगे गेम खेलने के लिए। तो साहिब कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, जब यहाँ पे कोई नहीं होता है तब मैं अंदर चले जाता हूँ और वहाँ जाके झूले झूलता हूँ। जो यहाँ का क्लब का गेट कीपर है वो मुझको जाने की परमिशन दे देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. अब अनीस जंग ये नोटिस करती हैं कि आज जो है साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हैं, लेकिन उसके जो कपड़े थे, उसकी जो शर्ट थी, उसके जो शॉर्ट्स थे, वो बहुत ही फटे हाल थे, गंदे थे। तो उस कपड़ों के ऊपर वो जूते टोटली मिसमैच लगते हैं। तो वो पूछ लेती है कि ये जूते कहाँ से आए। तो साहिब समझाते हुए कहता है ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। वो अनीस जंग को समझाते हुए बताता है। The fact they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. Discarded मतलब जो चीज़ वेस्ट हो जाती है उसको फेंक देना। तो ये जो शूज़ थे जो कि साहिब ने पहने हुए थे ये भी डिस्कार्डेड थे। किसी पैसे वाले के बच्चे के जूते थे ये। उस बच्चे ने इन जूतों को पहनने से मना कर दिया था क्योंकि इनमें से एक जूते में होल हो गया था। तो उस बच्चे को ये जूते पसंद नहीं आए। इस वजह से ये जूते जो थे, ये शूज़ जो थे, डिस्कार्ड किए गए। बट एक बच्चे के फेंके गए जूते दूसरे बच्चे की दिली ख्वाहिश को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि साहिब की इच्छा थी कि वो शूज़ पहने। अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस तो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद जूते लेके पहन पाता, लेकिन किसी पैसे वाले के बच्चे ने वो शूज़ फेंक दिए तो किसी गरीब के बच्चे की इच्छा, जूते पहनने की जो इच्छा थी, शूज़ पहनने की जो इच्छा थी, वो कंप्लीट हो जाती है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. जो हमेशा नंगे पांव चला हो उसके लिए तो वो होल वाले जूते भी सपना सच होने के समान हैं। लेकिन वो गेम जो था, वो दोनों आदमी जो गेम खेल रहे थे, वो गेम उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह जब अनीस जंग की साहिब से मुलाकात होती है तो वो मिल्क बूथ की तरफ चला होता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में दूध का एक स्टील का कैन होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। वो अनीस जंग को बताता है कि अब मैं कूड़ा नहीं बीनता हूँ। आई एम नॉट अ रैक पिकर नाउ, नाउ आई एम वर्किंग इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। रोड के नीचे, सड़क के पास नीचे एक टी स्टॉल है, ढाबा है चाय का, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन अ डिस्टेंस, हाथ से दिखाते हुए अनीस जंग को बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। वो कहते हैं वहाँ पे मुझे खाना भी मिलता है, 800 रुपीज़ भी मिलते हैं।
डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। उसके ऐसा कहने पे अनीस जंग उससे पूछती हैं, डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब अनीस जंग बहुत ध्यान से जब उसके फेस को देखती हैं तो वो पाती हैं कि पहले जो उसके फेस पे भाव होते थे, जो एक्सप्रेशंस होते थे, वो अब नहीं है, क्योंकि पहले वो अपने मन का मालिक था, अब वो दूसरे के यहाँ पे जॉब करता था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। पहले वो कूड़ा बीनने का बैग, प्लास्टिक का थैला अपने कंधे पे लेके चलता था, तो उसमें कितना ही वो कूड़ा इकट्ठा कर लेता था, लेकिन तब भी वो उसको हल्का लगता था। लेकिन आज उसके हाथ में जो स्टील की कैन है वो खाली होते हुए भी उसे उस प्लास्टिक बैग से हेवी लगती है। द बैग वॉज हीज, क्योंकि वो जो कूड़े का बैग था, वो जो प्लास्टिक का बैग था, वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और लेकिन ये जो स्टील की कैन इस समय उसके हाथ में है, ये उसकी नहीं है, ये वो टी स्टॉल के मालिक की है। साहिब इज नो लॉन्गर हीज ओन मास्टर, क्योंकि अब साहिब जो है वो खुद का मालिक नहीं है। क्योंकि जब वो खुद का मालिक था तो वो अब अपनी इच्छा से कहीं भी आ सकता था, कहीं भी जा सकता था, उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। बट नाउ वो एक गुलाम बन चुका था, गुलाम इन सेंस एक एम्प्लॉय बन चुका था। अब उसकी ख्वाहिश नहीं चलने वाली थी, अब उसको अपनी मालिक की ख्वाहिशों पे चलना था। इसीलिए उसको वो स्टील की खाली कैन भी अपने फुल प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हैवी लगती है, बिकॉज साहेब इज no longer his own master. This finishes this story here. This was the first half of the lesson.